हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बीकॉम पार्ट 1 की मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि भैया गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, इसके क्या मेरिट्स थे और इसके क्या डीमेरिट्स थे। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड कहते किसको हैं। तो इन्होंने बोला दिस स्टैंडर्ड इज ओनली अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। हमने लास्ट वीडियो में गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड को पूरी तरीके से पढ़ा था, समझा था। इन्होंने कहा कि जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड होता है वो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड का एक रिवाइज्ड वर्जन है। आगे इन्होंने कहा कि इट वॉज evolved and adapted by some countries of Europe after the First World War। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड चल रहा था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में जाके खत्म हुआ था, तो जिन देशों ने गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड को अबैंडन कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था, उन लोगों ने क्या अडॉप्ट कर लिया? उन लोगों ने गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया। आगे कह रहे हैं कि इट वाज अडॉप्टेड बाय ग्रेट ब्रिटेन इन 1925। तो सबसे पहले जिस देश ने इसे अडॉप्ट किया था वो ग्रेट ब्रिटेन था और उसने अडॉप्ट किया था 1925 में। A system similar to the gold bullion standard was also recommended by the Hilton Young Commission for India in 1926। तो हिल्टन यंग कमीशन द्वारा एक ऐसा ही स्टैंडर्ड जिसमें कहा गया था कि गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड के तरह सिमिलर स्टैंडर्ड होना चाहिए इंडिया के लिए भी, और ये रिकमेंडेशन हिल्टन यंग कमीशन ने दिया था 1926 में। और दिस सिस्टम वाज फाइनली गिवन अप बाय फ्रांस इन 1936। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला इन्होंने कहा कि नो सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स। जो पिछला हमने पढ़ा था गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, ठीक है, उसमें गोल्ड कॉइन्स जो थे एज अ करेंसी सर्कुलेट हो रहे थे, लेकिन जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड है इसमें कोई भी गोल्ड कॉइन सर्कुलेशन में नहीं था। इन्होंने बोला अंडर दिस स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन्स डू नॉट सर्कुलेट विद इन द कंट्री। ठीक है। The internal currency comprises coins made up of cheaper metals and paper notes। तो जो देश के अंदर जो करेंसी सर्कुलेट हो रही है उसमें जो भी करेंसी मतलब जो चीजें आती थी वो थे कॉइन्स और जो चीपर मेटल्स के बने होते थे और पेपर नोट्स। ठीक है। But value of these coins and paper notes is defined in the terms of gold and convertible into gold bullion in the form of gold bars bearing a definite weight। तो इनके कहने का मतलब ये था कि जनरल पब्लिक में एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था इस बुलियन स्टैंडर्ड, इस करेंसी स्टैंडर्ड के प्रति भी। रीजन ये था कि ये फुल्ली कन्वर्टेबल नेचर के थे। गवर्नमेंट ने बोला था कि जब मर्जी तब आप इस कॉइन को कन्वर्ट करा सकते हो। जो चीपर मेटल के बनी कॉइन्स है ना, इसे आप गोल्ड करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हो, गोल्ड में आप कन्वर्ट करा सकते हो, गोल्ड बुलियन में आप कन्वर्ट करा सकते हो। तो सरकार ये बोल रही है और सरकार कर भी रही है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस था। आगे कह रहे हैं नो फ्री कॉइनेज ऑफ गोल्ड। कॉइनेज का मतलब सिक्का बनाना होता है एक हिसाब से। ठीक है। अंडर दिस सिस्टम द पीपल कैन नॉट गेट देयर गोल्ड कन्वर्टेड इनटू कॉइन्स एट द मिंट। तो मिंट वो जगह होती है जहां पे मेटल को पिघला करके सिक्के में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इस सिस्टम में लोग अपने गोल्ड को सिक्के में कन्वर्ट नहीं करा सकते थे। अगला है पेपर मनी इज नॉट बैक्ड अप फुल्ली बाय गोल्ड। तो जो पेपर मनी इशू किया जाता था गवर्नमेंट द्वारा वो पूरी तरीके से बैक्ड अप नहीं होता था। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का गोल्ड बैकअप किया है, ठीक है, तो हो सकता है कि 2 करोड़ के पेपर करेंसी इशू कर दें, मतलब पूरी तरीके से बैकअप नहीं होता था पेपर मनी। इन्होंने कहा अनलाइक द गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड पेपर मनी अंडर दिस स्टैंडर्ड इज नॉट 100% कन्वर्टेड बाय गोल्ड रिजर्व्स। only a part of paper money is backed up by gold, but paper money is convertible into gold at a fixed rate. Every individual has the right to get his paper money converted into gold at the central bank or at द ट्रेजरी। तो इन्होंने बोला कि भाई वो पूरी तरीके से बैकअप नहीं था, लेकिन जो भी करेंसी इशू की जा रही थी सरकार ने कहा था कि आप उसे पूरी तरीके से कन्वर्ट करा सकते हैं गोल्ड में, और ये आप उस देश के सेंट्रल बैंक या ट्रेजरी, ठीक है, जहां खजाना होता है देश का, वहां पे जाकर के काम करा सकते थे।
इन्होंने ये भी बात बोली है कि पेपर मनी इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड एट अ फिक्स रेट। ये कन्वर्टेबल नहीं था फिक्स रेट पे, लेकिन हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल क्या कर सकता था, उसके पास ये राइट था, मतलब अधिकार था कि वो अपने पेपर मनी को गोल्ड में कन्वर्ट करा सकता था सेंट्रल बैंक और ट्रेजरी में जाके। Despite the fact that the paper money is not fully backed up by the gold, the government guarantees full convertibility of paper notes because only a very small fraction of paper money is presented for the conversion at the given time। तो इन्होंने बोला कि क्योंकि बहुत लिमिटेड अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए पेपर मनी दी जाती है, या एक ऐसा नियम है कि बहुत थोड़े से पेपर मनी को आप कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हाँ, हम कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि पूरी इकोनॉमी के लोग चले आए और अपना पूरा का पूरा पेपर करेंसी लेकर के चले आए हैं और बोल रहे हैं हमको आप गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। नहीं, वो चीज नहीं थी यहाँ पे ये था कि बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पेपर मनी को हम कन्वर्ट कर सकते थे। और वो भी कब करते थे, मैं आपको बता दूं, जब आप गोल्ड में इसलिए कन्वर्ट करा रहे हैं, रीजन ये है कि आप ट्रेड करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। जब दूसरे देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे ना, बेसिकली इंपोर्ट करेंगे तो आपको पेमेंट गोल्ड में करना पड़ेगा, तब आप अपने पैसे को कन्वर्ट करा सकते थे। जैसे आज के समय में आप अपना जो हमारा इंडिया का रुपी है, इसे इंपोर्ट कराने के लिए आरबीआई के पास दे करके आप उसे फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करा सकते हैं, वैसे उस टाइम में गोल्ड में कन्वर्जन होता था। आगे कहा जा रहा है सेल परचेज ऑफ गोल्ड एट फिक्स प्राइसेस, ठीक है। इन्होंने कहा कि इस स्टैंडर्ड में बेसिकली क्या था कि जो गवर्नमेंट थी इज एवर रेडी, हमेशा तैयार रहती थी खरीदने और बेचने के लिए क्या, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड को इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज एट अ फिक्स प्राइस। तो सरकार फिक्स प्राइस पे गोल्ड को खरीदने और बेचने के लिए तैयार रहती थी, अनलिमिटेड क्वांटिटी, जितना मर्जी उतना खरीदा, जितना मर्जी उतना बेचा। थियोरेटिकली a person is free to buy gold from the government in unlimited quantities at a fixed price। तो थियोरेटिकली इन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, इंडिविजुअल गवर्नमेंट से अनलिमिटेड क्वांटिटी में फिक्स प्राइस पे गोल्ड खरीद सकता था और बेच भी सकता था गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट खरीद और बेच दोनों रही थी। बट इन प्रैक्टिस जो गवर्नमेंट थी वो फिक्स कर रही थी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि मिनिमम कितना क्वांटिटी गोल्ड बुलियन बेचा जाएगा एक इंडिविजुअल द्वारा एक समय में, ठीक है। सरकार ने एक बार सेट कर दिया। जैसे अभी की सरकार ने बोला कि अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो अगर 50,000 या इसके ऊपर है तो आपको फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा या अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। बहुत सारे नियम बना दिए, तो उस जमाने में भी यही था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट थी विल नॉट बी रेडी टू सेल लेस देन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड टू एन इंडिविजुअल। तो एक मिनिमम क्वांटिटी, जैसे गवर्नमेंट ने बोला हम 50 ग्राम्स गोल्ड एक इंडिविजुअल को बेचेंगे, तो 50 ग्राम से कम नहीं बेचेगा, 50 मिनिमम है, मतलब फिक्स किया है। एग्जाम्पल भी दिया है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, इन्होंने मिनिमम क्वांटिटी गोल्ड जो पब्लिक को ये बेचते थे वो दैट इज 400 आउंसेस, वाइल इन इंडिया ये फिक्स किया गया था 1056 तोलाज। भाई एक तोला में 10 ग्राम होता है और 1056 तोला तो हद से ज्यादा हो गया। अंडर दिस सिस्टम द गवर्नमेंट हाउ एवर अंडरटुक टू सेल ओनली गोल्ड बार्स टू द पब्लिक, ठीक है। तो इस सिस्टम में गवर्नमेंट के पास एक हिसाब से वो गोल्ड बार ही जनरल पब्लिक को बेचा करती थी। अगला जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड्स। तो सरकार ने अपने तरफ से ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाया नहीं था। लाइक द गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड देयर आर नो गवर्नमेंटल restrictions either on the import or on the export of the gold. The government is ready under this system to sell gold bullion to the people in exchange for local currency to enable them to make payment to the foreigners। तो इन्होंने बोला कि लोकल करेंसी के बदले सरकार तैयार थी आपको गोल्ड देने के लिए ताकि आप फॉरेनर्स को उस गोल्ड के बदले में आप पेमेंट कर सकें। अगेन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि वो जो लिमिटेड अमाउंट में सरकार कहती है कि कन्वर्ट हम करेंगे, वो इसी कंडीशन में होगा कि आप फॉरेनर्स को पेमेंट करेंगे क्योंकि आपने अपने देश के लिए कोई सामान इंपोर्ट कराया है, उनके देश से कोई चीज लेकर के आए हैं, तभी वो कन्वर्जन होगा, क्योंकि आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज नहीं होगा। This, however, does not imply that the government sells gold only to enable people to make payments to the foreigners. In fact, the people can buy gold from the government for any purpose. तो इन्होंने ये बात बोली है कि गवर्नमेंट बेचती तो थी, ये तो लोगों के लिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट हर किसी को बेच रही है। गवर्नमेंट ने बोला कि आप, हम बेच नहीं रहे, आप खरीदना चाहो तो आप हमसे खरीद सकते हो किसी भी पर्पज के लिए, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। बेचने के लिए इन्होंने बोला था कि ये किसको, ये लोकल करेंसी को एक हिसाब से बेचना भी नहीं हुआ, एक्सचेंज कराना हुआ ताकि आप फॉरेनर्स को पेमेंट कर सको, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट बेच नहीं रही थी।
ये एक्चुअली में क्या कर रही थी, लोगों को हेल्प कर रही थी कि लोग फॉरेनर्स को पे कर सकें और जनरल पब्लिक सरकार से गोल्ड किसी भी पर्पस के लिए खरीद सकती थी। आगे इन्होंने कंक्लूड किया एक हिसाब से, दस द गोल्ड कॉइन्स डू नॉट एक्चुअली सर्कुलेट अंडर गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। तो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में गोल्ड कॉइन एक्चुअली में सर्कुलेट नहीं होता। जो इंटरनल करेंसी कंसिस्ट करती है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में वो टोकन कॉइन्स होता है। टोकन कॉइन का मतलब जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू, मतलब मटेरियल की वैल्यू और जो फेस वैल्यू दोनों अलग होती है। और पेपर नोट, तो टोकन कॉइन्स और पेपर नोट सर्कुलेट होते थे। बट ऑल टाइप ऑफ मनी आर फाइनली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड बार्स। लेकिन जितने भी टाइप के मनी थे वो सारे के सारे गोल्ड बार्स में कन्वर्ट हो जाते थे और ये काम गवर्नमेंट करती थी। अगला कहा जा रहा है कि गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड रिमेन्ड इन फोर्स बोथ इन ग्रेट ब्रिटेन एंड इंडिया टिल 1931। तो ये जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड है ये इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन दोनों जगह 1931 तक रहा। जो ब्रिटेन है उन्होंने सितंबर 1931 में इसको अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, और इंडिया फॉलोड सूट। तो इंडिया ने भी साथ साथ, क्योंकि भाई ग्रेट ब्रिटेन उस जमाने में इंडिया में रूल कर रहा था, तो इंडिया ने भी सेम चीज अडॉप्ट किया। ग्रेजुअली कंट्रीज ऑल्सो, अदर कंट्रीज ऑल्सो गेव इट अप। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अबैंडेंड इट इन 1933। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इसको 1933 में अबैंडन कर दिया, मतलब परमानेंटली छोड़ दिया।